डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सिंगल शॉट में सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे। आईटीजी मास्टर का ये कंटेंट इंडिया का सबसे अच्छा कंटेंट रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक इंडिया का मोस्ट व्यूड सब्सक्राइब कंटेंट रहा है। इसमें एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं जो अब एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्यों हटाए? क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सरसाइज को सिंपल करने के लिए, बच्चों पर लोड कम करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे किस्म के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड में। तो आप पहले वाले जो एक्सरसाइज में हैं और जो आप अगर नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर लास्ट वाले जो एक्सरसाइज के जो अभी हटा दिए वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिए, क्योंकि उससे जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो किसी भी चीज़ से कभी भी क्लियर नहीं होंगे बहुत। और आपका जेईई नीट भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एनसीईआरटी के भी कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को दिए। और हमारा ऐप इंस्टॉल करिए। हमारे ऐप से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। सारे वीडियो आपको ऐप से ही एक्सेसिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Exercise 5.1. Answer the following questions regarding Earth's magnetism. A vector needs three quantities for its specification. Name the three independent quantities conventionally used to specify Earth's magnetic field. Earth की magnetic field को हम तीन conventionally specified quantities से डिनोट करते हैं। एक तो डीप एंगल, दूसरा डिक्लिनेशन और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डीप से आप वर्टिकल कंपोनेंट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और डिक्लिनेशन से आप वह प्लेन फाइंड कर सकते हैं जिन प्लेन में यह तीनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। तो आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ डीप एट लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट ए ग्रेटर और स्मॉलर डीप एंगल इन ब्रिटेन? ब्रिटेन का डीप एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है वह इंडिया के मुकाबले सदर्न पोजीशन पर है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ब्रिटेन उससे नीचे है ग्लोब में, तो वहां ज्यादा होता है आपका डीप एंगल। इट इज अबाउट 70 डिग्री। इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो। इफ यू मेड ए मैप ऑफ magnetic field lines at Melbourne in Australia, would the lines seem to go into the ground or come out of the ground? बेसिकली मेलबोर्न जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में आता है अर्थ के, और सदर्न हेमिस्फीयर के पास में आपका साउथ पोल के पास में आपका अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो आप देख सकते हैं वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, कम आउट ऑफ द ग्राउंड। तो फील्ड लाइंस जो है कम आउट ऑफ द ग्राउंड होगी। दैट्स इट। इन विच डायरेक्शन वुड कंपास फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन 2? वर्टिकल प्लेन में कंपास, in which direction would a compass free to move in a vertical plane 2 if located right on the geomagnetic north or south pole? अगर नॉर्थ और साउथ पोल पर हम कंपास को रखते हैं, और किस डायरेक्शन में रखिए कि वह फ्रीली मूव हो। अगर आपने कंपास को नॉर्थ साउथ पोल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है तो फ्रीली मूव करेगा, क्योंकि वहां पर आपका केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वह किसी भी डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कंपास को यदि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है नॉर्थ या साउथ पोल पर, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ या साउथ पोल पर, तो वहां पर वो किसी भी डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां नहीं है, केवल वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट है। इसलिए मैग्नेटिक नीडल पर किसी भी डायरेक्शन में रिस्टोरिंग होगा। तो आगे देखते हैं। द अर्थ फील्ड, it is claimed, roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10 to the power 22 joule by Tesla located at center. Check the order of magnitude of this number in some way. अगर यह सही है कि अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट इतना है, तो अर्थ की इक्वेटर पर या उसके आसपास हम इक्वेटोरियल पोजीशन जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 to the power minus 7, and m, that is magnetic dipole moment, that is 8 into 10 to the power 22 upon r, radius is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, और हमें इस होगा बेसिकली। तो सॉल्व करते हैं तो यह मिलेगा नियरली 0.3 गॉस
that is of the order of Earth's magnetic field in places near to the equator or in somewhere on the earth. तो उसी के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आइडिया बिल्कुल सही है कि अर्थ के सेंटर पर आपने इतने मैग्नीट्यूड डायपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड का मैग्नेट रखा है जिससे सब जगह फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. Geologists claim that besides the main magnetic NS pole, there are several local poles on Earth's surface oriented in different direction. How is such a thing is possible at all? अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसके अलावा लोकल पोल्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके मिनरल्स होते हैं और अर्थ के लॉन्ग लॉन्ग टाइम के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण वह मैग्नेटाइज हो जाते हैं. तो वह की तरह होगा एक बहुत बड़ी, अगर आप खान समझें, खान मतलब माइंस, बहुत बड़ी माइन है अगर वहां पर, तो उस माइन में मैग्नेटिक मटेरियल अगर है तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मैग्नेटाइज हो जाएगा. हालांकि अर्थ की फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो नॉर्मली वो सपोर्ट करेगी. तो वहां लोकल पोल्स भी हो सकते हैं, बहुत तरह के लोकल पोल्स होंगे और दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और मैंने देखा है खुद ने, जो लोहार होते हैं तो उनकी यहाँ ऐसी लंबी लंबी आयरन की रॉड्स रखी हुई होती है, सालों से वो उस पर काम करते हैं. अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. इट बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नेटिज्म बट बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट. और लंबे समय पर उसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे और इंक्रीज होगा. तो आइए आगे देखते हैं हम. आंसर द फॉलोइंग. Earth's magnetic field varies from point to point in space. Does it also changes with time? If so, on what time scale does it change appreciably? Yes, it changes with time also. और इवन जो अर्थ के जो पोल्स हैं वह भी शिफ्ट होते हैं, और जहां साउथ पोल है वहां नॉर्थ पोल हो जाएगा थोड़ा कई सालों बाद, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में रिवर्स भी हो चुका है, और ऐसा कई बार हो चुका है बेसिकली. तो इसे नेग्लिजिबल नहीं कहा जा सकता, और बहुत ही स्लोली इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है. किसी भी प्लेस पर मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है. तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पोल्स की लोकेशन भी चेंज होती है, और पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली चेंज होती है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं. अब देखते हैं. द अर्थ्स कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, yet geologists do not regard this as a source of magnetism. Why? क्योंकि कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ड्यू हाई टेम्परेचर द आयरन कैनॉट वर्क एज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर. उसका फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और वह एक वीक मटेरियल होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, और वीक ही होगा इनफैक्ट, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. द चार्ज्ड करंट्स इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ अर्थ्स कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म. व्हाट माइट बी द बैटरी दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सस्टेन दिस करंट्स. करंट सस्टेन करने के लिए यहां पर रेडियो एक्टिविटी को भी जिम्मेदार माना गया है, लेकिन अभी भी जियो मैग्नेटिज्म के एक्चुअल रीजन को पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है. देर आर मोर देन 2-3 थ्योरीज स्टिल. इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, तो डू इट फॉर योर लाइफ इफ यू हैव फाइन टाइम. आगे देखते हैं. द अर्थ में हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड several times during its history of 4 to 5 billion years. How can geologists know about the Earth's field in such distant past? इतनी पुरानी केस को हम कैसे पता कर सकते हैं कि इतने पुराने समय में यह फील्ड कैसे चेंज हुआ है? सभी बातें हमें रॉक्स से पता चलती है. जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम की जो स्टेट होती है, मैग्नेटिज्म की कहें या एटमॉस्फेयर की गैस कंटेंट्स की कहें, वह सब उसको इफेक्ट करता है. तो रॉक्स जिसमें मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, तो वह अगर मैग्नेटाइज हो जाती है और फिर सॉलिडिफाई होती है और उसकी पोल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन रॉक्स का मैग्नेटिज्म बना रहता है. उनका ओरिएंटेशन ऑफ दैट
डाइपोल्स एंड डोमेन्स ऑफ डाइपोल्स रिमेन्स द सेम, वीक जरूर होता है वो। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कहां कहां पर कितने कितने सालों बाद ये चेंज हुआ है। जियोलॉजिस्ट आर डूइंग दिस ऑल, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। The Earth's field departs from its dipole shape sustainably at large distance greater than 30,000 km. What agencies may be responsible for this distortion? अर्थ की सरफेस से 30,000 किलोमीटर अबोव यह सब चेंज हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयनोस्फीयर। जो हमारा आयनोस्फीयर है उसमें आयंस है, आयंस का मोशन है और उसके कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी है और वह फील्ड अर्थ की फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो डाइपोल के कारण जो फील्ड का शेप होता है वो डिस्टॉर्ट होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड्स भी हैं आयनोस्फीयर के कारण। तो आयनोस्फीयर तो ये काम करेगा ही, ऑब्वियसली वहां पर आयंस है, मोशन है आयंस का, तो करंट्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और वो डिस्टॉर्शन जरूर क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं इंटरस्टेलर स्पेस हैज अ extremely weak magnetic field of the order of 10 to the power minus 12 Tesla. Extremely weak magnetic field is always there in a interstellar space. Interstellar space मतलब हमारा जो स्पेस है, दूर दूर के तारों के बीच में जो स्पेस है हमारा, वह स्पेस। Can such a weak field be any significant consequence? Yes, space is filled with charged particles. Space has its own temperature, that is 4 Kelvin. It has the magnetic field that is 10 to the power minus 12 Tesla. Also it has hydrogen and space dust. It is not absolutely zero there. It is there. अगर वहां पर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल एक लंबी सी रेडियस बना के मूव करेंगे और वो रेडियस होगी mv/qb और ये बहुत बड़ी होगी, रेडियस बहुत बड़ी होगी जिससे हम बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं किया जा सकता, केवल कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रैक्टिकली इसे मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस के सर्कल होंगे ये। इट कैन नॉट बी नोटिस, इवन वी कैन नॉट नोटिस द path that it is a circle or not. So space is very big thing to learn many things from it. Cosmic rays are there that have charged particles. तो बहुत बड़ी बातें हैं। आइए हम देखते हैं आगे। 5.3 A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. Torque T is mb sin theta and theta is given as like this. This is our magnet, short magnet making an angle 30 degree with the magnetic field vector B, and this is magnetic dipole moment vector M. Torque is mb sin theta. Magnitude of moment of magnet फाइंड करना है। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है 4.5 into 10 to the power minus 2 is equal to M. B is given 0.25 and sin theta, sin 30 is वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहां पर अब सारी। 4.5 into 10 to the power minus 2 divided by 0.25 into 2, that is sin 1/2, sin 30 is 1/2 and now it is equal to 0.36 joule by Tesla. This is the value of M. A short bar magnet of magnetic moment M is equal to 0.32 joule by Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in a plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? We know unstable equilibrium and stable equilibrium. This is our magnet, north pole, magnetic dipole moment vector M. If this is the magnetic field lines, then this will be a stable equilibrium because angle is here 0 degree. और stable equilibrium की केस होती है थीटा बिटवीन
बी एंड एम इज भी 0। अगर हमारी थीटा 180 डिग्री है तो देखिए क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर होगा, एम वेक्टर जो है हमारा रिवर्स हो गया है अब, और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में एंगल आप देख सकते हैं 180 डिग्री है। दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है हमारी। और हम देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम डॉट बी वेक्टर, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। और इसे हम लिखते हैं माइनस एम मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट दैट इज 0.32, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इंटू बी, बी इज 0.15 टेस्ला, और थीटा 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 0.048 जूल, और this is 4.8 10 power minus 2 joule basically. It is the potential energy in stable equilibrium. Now potential energy in unstable equilibrium जो होगा सेम फॉर्मूले से मिलेगा, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस m डॉट b वेक्टर वेयर u is माइनस m b cos 180 डिग्री। नाउ सारी वैल्यू सेम है, यहां cos 0 था, cos 0 1 था, यहां cos 180 माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। आंसर्स सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। (5.5) A closely wound solenoid of 800 tons and area of cross section 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. Solenoid, what is the associated magnetic moment? सोलोनाइट के लिए अब देखिए बार मैग्नेट में फ्लक्स लाइन किस तरह से होती है। अगर ये बार मैग्नेट है तो फ्लक्स लाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकलती है। मैं केवल छोटा सा पार्ट बना रहा हूं फ्लक्स लाइंस का, और फ्लक्स लाइन अंदर भी होती है और बाहर भी पूरी तरह से सर्कल कंप्लीट करती है, जबकि सोलेनॉइड में भी इसी तरह से बार मैग्नेट की तरह से ही फ्लक्स लाइंस होती है। आप देख सकते हैं फ्लक्स लाइंस यहां इस तरह से होती है, एक बार मैग्नेट की तरह आपको लगेगा, दैट इज प्लेस्ड अलोंग द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूला की बात करें तो एम होता है NIA, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 800, I is the current that is 3 ampere, and is total number of turns not the turns per unit length that is capital N, small n नहीं लेना है हमको, यहाँ पे कैपिटल N लेना है। I is the number current 3.0 and area is given already, that is 2.5 into 10 to the power minus, M will be, value of M will be 0.6 joule by Tesla. That is the answer. Very simple to find with the help of formula only. कैलकुलेशंस करना है आपको केवल इन सब की, थोड़ा सा ध्यान रखना है करंट, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम देखते हैं 5.6, if the solenoid in exercise 5.3 free to turn vertical direction and uniform horizontal field 0.25 Tesla is applied, what turn about the vertical direction का मतलब क्या हुआ? टर्न, फ्री टू टर्न, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के अबाउट टर्न होने का मतलब क्या हुआ? दिस इज सोलोनाइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यह टर्न होगी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। टर्न अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब यही होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और फील्ड इज 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, बी इज हॉरिजॉन्टल। नाउ दिस इज वर्टिकल लाइन और यह सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह अलाइन होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड? टॉर्क इज mb sin थीटा। बहुत से यूज करते हैं वैल्यूज, m इज 0.6, b इज 0.25 गिवन sin 30 is 1/2।
टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 0.25 और 1/2. यह हो जाएगा आपका 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन इंटू मीटर. दैट इज ऑल सिंपल, वेरी सिंपल. सब कुछ सिंपल है, यहां पर केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सब फॉर्मूला फाइंड करना है. Five point seven. A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule by Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla. This is bar magnet is aligned with the, this is m vector. Align मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा दोनों. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic movement normal to the field direction? Normal to the field direction, opposite to the field direction. तो देखते हैं क्या होगा यहां पर. अगर मैग्नेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर दिया जाता है तो 90 डिग्री से टर्न करना होगा आपको, और अपोजिट टू डायरेक्शन के लिए आपको 180 डिग्री से टर्न करना होगा. व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन ईच 1 and 2 केसेस? दोनों केस में फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट करना है. फर्स्ट केस में आप देखिए वर्क डन होगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल, that is 0, and theta 2 is the final angle. In this case theta 2 is basically 90 degree. First case, second case theta 2 is 180 degree. Work done हो जाएगा m b, that is m is 1.5, b is 0.22, and cos theta 1, cos 0 is 1, cos theta 2, this is theta 2, this is theta 2. Second case, first case में cos 90, that is 0. कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.22, दैट इज 0.33 टेस्ला जूल, सॉरी. एंड W इज, इन द सेकेंड केस W इज 1.5 0.22 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. कॉस थीटा इज 1 एंड अगेन, एंड कॉस थीटा 2 इज 180 का कॉस, 180 के कॉस माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और वर्क डन हो जाएगा डबल ऑफ द फर्स्ट केस, दैट इज 0.66 जूल. दैट इज सिंपल, क्योंकि 2 का फैक्टर आप देख रहे हैं यहां पर, 2 का फैक्टर माइनस 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 1, दैट इज प्लस 1, 2. नाउ व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द मैग्नेट? फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द मैग्नेट. फर्स्ट केस, फोर्स इज 0. फोर्स इज ऑलवेज 0 इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हमेशा 0 होगा. और जहां तक टॉर्क की बात है तो टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा, और टॉर्क की वैल्यू है एम बी साइन थीटा साइन 90. साइन 90 इज 1, एम 1.5, बी 0.22, दैट इज 0.33 न्यूटन इंटू मीटर. इन सेकेंड केस फोर्स इज अगेन 0 बिकॉज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0 होगा, और टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 180 डिग्री. साइन 180 इज 0, सो इट इज एम बी साइन 180. साइन 180 इज 0, सो इट इज 0. वेरी सिंपल. अगेन फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है. 5.8. A closely wound solenoid of 2000 turns in area of cross section 1.6 10 power minus 4 meter square, carrying a current of 4 ampere. 2000 turns, area of cross section and current is given. Is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. वर्टिकल डायरेक्शन में आपने उसको सस्पेंड कर दिया है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में वह रोटेट हो सकता है. What is the magnetic moment associated with the solenoid? Magnetic moment M is given by NIA. N is the total number of turns, that is 2000. I is the current, that is 4.0 ampere, and A is the 10 to the power minus 4 meter square. Solving this,
M will be 1.28 joule by Tesla. And part B, what is the force and torque on the solenoid? If uniform horizontal magnetic field, uniform field है तो force तो 0 होगा, यूनिफॉर्म फील्ड है फोर्स 0 होगा. ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 होता है किसी भी डायपोल पर, चाहे कैसे भी फील्ड हो. फील्ड ऑफ 7.5 10 to the power minus 2 Tesla is 7.5 10 to the power minus 2 Tesla is set up an angle of 30 degree with the axis of solenoid. टॉर्क फाइंड किया जा सकता है. टॉर्क इज mb sin थीटा and torque is m is 1.28, b is given 7.5 into 10 to the power minus 2 into sin 30, that is 1/2. Solving this, we will be getting 0.048 Newton into meter, or you can say joule. So बहुत ही simple है. Joule is also the unit for torque, and this is very simple formula based problem. Let us see the next problem. 5.09, a circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carrying a current of 0.75 ampere rests with its plane normal to the external field of magnitude 16 turns. R is the radius, 0.1 meter in ampere, that is 0.75 ampere. Current is 0.75 ampere. Rests with plane normal to an external field of magnitude 5.0 10 to the power minus 2 टेस्ला. देखिए यह आपका कॉइल है और यह आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, और मैग्नेटिक वेक्टर डायपोल मोमेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है. कॉइल इज फ्री टू रन अबाउट एन एक्सिस प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन. फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में मूव कर सकती है, लेकिन एक्सिस कहां से होगा? फील्ड के परपेंडिकुलर. अगर आपको एक्सिस लेना है तो देखिए कहां पर होगा. अबाउट एन एक्सिस और इन प्लेन, इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड डायरेक्शन. फील्ड डायरेक्शन यह है और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेंगे आप जो सेंटर से पास हो रहा है आपकी कॉइल के. इस एक्सिस के अबाउट टर्न हो सकती है, मतलब कि एक सिंपल सा मैग्नेट जो टर्न हो रहा है. When the coil is turned slightly and released, it oscillates with a stable equilibrium, about stable equilibrium with a frequency of 2 per second. डिस्प्लेस करेंगे तो ऑसिलेशन होगा जस्ट लाइक ए मैग्नेट. जैसा कि मैग्नेट को आप डिस्प्लेस कर देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेबल होने डिस्प्लेस करेंगे तो ऑसिलेट करता है वो. और इसी तरह से कॉइल भी ऑसिलेट करेगी क्योंकि कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है. स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशंस होते हैं. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन? टॉर्क. टॉर्क की डेफिनेशन देखिए, टॉर्क होता है I इंटू अल्फा. I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? टॉर्क लिखेंगे माइनस एम बी साइन थीटा, बिकॉज दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, वी विल टेक इट इज एज अ माइनस, और यह होगा माइनस एम बी. जब थीटा स्मॉल हो, स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो उसको आप थीटा ले सकते हैं. साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल. और अगर आपने मैग्नेट को डिस्प्लेस किया है कुछ एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज जो कि नेगेटिव होता है, और वह होगा माइनस एम बी थीटा. टॉर्क की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? आई अल्फा, और अल्फा को लिखते हैं डी टू थीटा बाय डी टी टू, दैट इज द एंगुलर. इसे सिंप्लीफाई करें, फिर से लिखें तो डी टू थीटा बाय डी टी टू विल बी इक्वल टू प्लस एम बी बाय आई थीटा इज इक्वल 0. एम बी बाय आई के साथ में क्या है? ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए, एम बी बाय आई कैसे हुआ? आई इज एम बी बाय ओमेगा स्क्वायर. डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हैं, यह जो टर्म थीटा के साथ में है वो ओमेगा स्क्वायर होती है. यह टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है, और यह कोफिशिएंट 1 होता है, इसका कोफिशिएंट थीटा का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है. तो ओमेगा स्क्वायर आपने एम बी बाय आई लिखा, और आई को आप लिख सकते हैं एम बी बाय ओमेगा स्क्वायर. पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं. एम होगा एन आई ए, एन इज, एन की वैल्यू आप ले सकते हैं 16, आई दैट इज द 5, and A that is the area, that is pi r square 0.1 square.
into B. B is given 5.0 into 10 to the power minus 2. This is B, divided by omega square. Omega is 2 pi n, so it is square of that is 2 square 4 pi square and frequency square. Frequency is 2 given in the question square. Solving this, we will get the value 1.19 into 10 to the power minus 4 kilogram meter square. This is the value of moment of inertia. Simply all the concept must be clear. सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है बेसिकली यह, और इसके साथ दो छोटे फॉर्मूले आपने यूज करना है. तो आइए आगे देखते हैं हम. A 5.10 magnetic rotate in a vertical plane parallel to magnetic meridian. Magnetic meridian एक plane है, plane parallel to magnetic meridian, and this is the vertical plane, and there is a magnetic needle in that plane. It will show some deep with this line north south, and this is the horizontal line. This angle is theta. What is given? This is the plane which is perpendicular to the surface of earth and passing through, containing the magnetic meridian. Tip pointing down at 22 degree with the horizontal. Obviously यह जो है 22 degree है, that is the deep angle. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is known to be 0.35 Gauss, and determine the magnitude of magnetic field at the place. This is the component that is magnetic field B. This is horizontal component BH, and this is vertical component BV. Relation is very simple. If this angle is theta, this is BV. BH जो होगा B cos थीटा होगा. BH का वैल्यू आप फाइंड करना, B की वैल्यू फाइंड करना है, BH बाय cos थीटा होगा, that is cos 22 degree. So BH is 0.35 divided by cos 22 degree. Solving with the help of calculator, you cannot know the value of every each angle. With the table you can find the value of cos 22, and this will be equal to 0.38 Gauss, and this is the your final value, 0.38 Gauss. This is very simple. Again a formula problem. At a certain location in Africa, a compass points 12 degree west of the geographic north. वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ. ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होता है उसके वेस्ट में हमें कंपास पॉइंट कर रहा है, और इस बात को ध्यान रखना है, कंपास वह होता है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है. हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है अगर, तो उसे कंपास कहेंगे. वर्टिकल प्लेन में रखा है तो उसे मैग्नेटिक नीडल कहेंगे केवल. तो उसका जो नॉर्थ टिप है वह मैग्नेटिक नीडल का जो है वह आपका डायरेक्ट हो रहा है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ. तो हमें देखना है कि आगे क्या है. नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. द नॉर्थ टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन 0.60 डिग्री अबव द. मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है, तो आपको हर चीज बताना होगी कि किस डायरेक्शन में क्या क्या है. सबसे पहले आपने नॉर्थ साउथ डिफाइन किए हैं, और इससे 12 डिग्री नॉर्थ साउथ जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है उससे 12 डिग्री वेस्ट में आपका है कंपास पॉइंट कर रहा है, तो वह आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. कंपास पॉइंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में, दैट इज 12 डिग्री. और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने रखा है तो यह एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो जाएगा 12 डिग्री ऑब्वियसली. और जो नीडल है वह आपका डीप एंगल शो कर रहा है. एंगल ऑफ डीप जो है वो 60 डिग्री है. इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन 0.60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, सो इट इज एंगल ऑफ डीप दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज मेजर्ड टू बी 0.16 Gauss.
That means specify the direction and magnitude of Earth's field at the location. हमें एक बात यह दिखानी होगी कि इस प्लेन में हमने नीडल को रखा है, यह तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन होगा जो 12 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, और इसी के वर्टिकल प्लेन में आपका अर्थ के कंपोनेंट्स होंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वह क्या होगी आप देखिए, बी इज बी एच बाय कॉस 60। यह हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, एक्सरसाइज में देखा था। तो बी हो जाएगा बी एच दैट इज 0.16 डिवाइड बाय कॉस 60 1/2 दैट इज 0.32 गॉस। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, एट द प्लेस। तो बी वी भी आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। कुल मिला के आपको सब कुछ शो करना है, व्हाट इज द मेरिडियन, व्हाट इज द डीप एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तब जाके किसी पॉइंट पर आप सारी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप देख सकते हैं 60 डिग्री होगा वो। A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction and magnitude of magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet. On the axis, on the equatorial line, normal bisector of the magnet. मैग्नेट आप देखिए कुछ इस तरह से है, दिस इज नॉर्थ पोल, और उसके सामने एक्सिस है आपके सामने, दिस इज मिड पॉइंट। शॉर्ट बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट लिया तो हम जो एक्सिस लेंगे वह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन r क्यूब लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर b की वैल्यू हम लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। 2 का फैक्टर आप देख सकते हैं यहां नहीं है, और दिस इज 10 to the power minus 7 into m that is 0.48 given in the question, r cube that is 10 centimeter, that is 0.1 cube. So this is basically 10 to the power minus 4, and finally it comes out to be 0.48 into 10 to the power minus 4, and you can write it 4.8 10 to the power minus 5 Tesla. And for this is equatorial position, और आप उसे 0.48 गॉस भी ले सकते हैं, और यह जो कंडीशन है यह आपका 2 टाइम्स हो जाएगा 0.48 का, दैट इज देयर इज एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 2, सो इट इज 0.96 गॉस ऑन द एक्सल पोजीशन, 0.96 ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, 0.48 गॉस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, और आर क्यूब वाला अगर फैक्टर है इसका मतलब शॉर्ट बार मैग्नेट है। शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए आप आर क्यूब ले सकते हैं। नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट बार मैग्नेट के ही होंगे, कभी भी आपको क्वेश्चन a short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis along the magnetic north south direction. Short bar magnet north south. Null points are found on the axis of the magnet at 4 on the center of the magnet, 14 centimeter along the axis. तो आप देख सकते हैं किस तरह से होगा यह शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट के केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले देखा है, और ऑन द एक्सिस अगर पॉइंट है इसका मतलब फील्ड अपोजिट हो रही है अर्थ की, और यहां दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गई है, मैग्नेट के कारण और अर्थ के कारण फील्ड वहां पर बैलेंस हो रही है। आप देख सकते हैं नल पॉइंट्स फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के कारण जो फील्ड है वह बैलेंस हो रहा है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस। दिस इज द फील्ड ड्यू टू अर्थ दैट इज 0.36 गॉस, एंड एंगल ऑफ डीप इज 0. Angle of deep is 0. That means all the field is horizontal. There is no component in vertical direction. So all the field is horizontal. That is the total field is horizontal. What field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point?
दैट इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। आप देख सकते हैं यहां वह पॉइंट होगा 14 सेंटीमीटर जहां पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहां दो कंपोनेंट हो गया। आप यहां पर यह बी अर्थ के कारण है, यह मैग्नेट के कारण है, और मैग्नेट के करंट कंपोनेंट को मैं बी एम लिखूंगा और वह भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब होगा, और वह मैग्नीट्यूड होगा 0.36 गॉस एज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड। दोनों एक दूसरे को एक्सिस पर बैलेंस कर रहे हैं। देख सकते हैं आप एक्सिस पर ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। एक्सिस पर अर्थ के कारण जो कंपोनेंट है वह टुवर्ड्स द मैग्नेट है, और अवे द मैग्नेट जो है वह नल पॉइंट है, और नल पॉइंट पर अवे द मैग्नेट कंपोनेंट अलग देख रहे हैं आप। यहां एक्सेल पोजीशन पर यह कंपोनेंट अर्थ का, यहां पर यह कंपोनेंट जो है वह बार मैग्नेट के कारण है। तो दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे, टोटल फील्ड मिलेगी हमें। यहां पर टोटल फील्ड यहां पर बैलेंस हो रही है। तो अब यहां देख सकते हैं क्या क्या होगा। यहां अर्थ के कारण जो कंपोनेंट है वह तो सेम होगा, दैट इज 0.36 गॉस, जबकि मैग्नेट के कारण जो कंपोनेंट है उसे बी एम डैश लिखूंगा मैं, और वह होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। डिफरेंस देख सकते हैं आप, यहां पर क्या है और यहां पर क्या है। दिस इज 2m अपॉन आर क्यूब, दैट इज 0.36, तो यह होगा उसका हाफ 0.18 गॉस। तो टोटल एडअप हो जाएगा। यहां पर टोटल जो होगा वो बी एम प्लस बी एम डैश होगा, बी प्लस बी एम डैश होगा, जो कि टोटल हो जाएगा 0.36 गॉस प्लस 0.18 गॉस, टोटल होगा 0.54 गॉस, 0.81, 0.36, दैट इज द आंसर। (5.14) If the bar magnet in exercise 5.13 is turned around by 180 degree, where will the new null points be located? पहले क्या था, पहले अर्थ की फील्ड इस डायरेक्शन में थी और वह थी 0.36 गॉस, और हमारे मैग्नेट के करंट फील्ड कैसी थी, हमारे मैग्नेट के करंट फील्ड नल पॉइंट पर कैसी थी, नल पॉइंट पर फील्ड दोनों एक दूसरे के बैलेंस हो रही थी। यहां हमारा मैग्नेट है नॉर्थ पोल, दिस इज ड्यू टू मैग्नेट ऑन 14 सेंटीमीटर, बैलेंस हो रहा था दोनों फील्ड। तो यहां पर बीएम भी 0.36 था, और बीएम था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन 0.14 क्यूब, दैट इज 0.36 गॉस। हम देख चुके हैं पहले भी। अब जब मैग्नेट को हमने 180 डिग्री टर्न कर दिया तो क्या होगा, यहां साउथ था, अब आप देखिए क्या होगा, मैग्नेट यहां नॉर्थ हो जाएगा, यहां साउथ हो जाएगा, और अब फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में इंटर करती है फ्लक्स लाइंस, तो फील्ड नॉर्थ से बाहर तरफ होगी, यहां अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यहां इस तरह से होगी, यहां अपोजिट डायरेक्शन में होगी नॉर्थ साउथ के। और अब हमें अर्थ की लाइन को भी देखना है। अर्थ के कारण फील्ड यहां पर इस तरह से है, दैट इज बी ड्यू टू अर्थ, दिस इज ऑल्सो बी ड्यू टू अर्थ। और यहां आप अर्थ की देखेंगे फील्ड, यहां भी अर्थ की फील्ड देखेंगे आप। बैलेंस कहां होगा, बड़े आसानी से देख सकते हैं, यहां भी अर्थ की फील्ड इस तरह से थी, यहां भी अर्थ की फील्ड इस तरह से थी, राइट टू लेफ्ट। यहां मैग्नेट के कारण राइट डायरेक्शन में फील्ड है, दैट इज कॉल्ड बी एम डैश। अब दोनों बैलेंस होंगी, सपोज ये बैलेंसिंग पॉइंट आर डिस्टेंस, तो यहां अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को, और यहां बैलेंस होगी, और बी एम डैश जो होगा वह होगा 0.36, और वह होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस, सिर्फ एम आएगा, ट्वाइस तो एक्सेल में होता है, आर डैश क्यूब डिवाइड बाय आर डैश क्यूब। और अब आपको क्या करना है, आर डैश डिस्टेंस पर आपने जो फॉर्मूला यूज किया 0.36 गॉस होना चाहिए फील्ड वहां पर अर्थ की फील्ड के इक्वल। तो 0.36 अर्थ के कारण है, बी एम डैश आपने एक्सेल इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेट के करंट फाइंड किया, वो भी 0.36 होना चाहिए, दोनों बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। अब हम इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 0.14 क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, हम कैंसिल हो जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, तो हमें आर डैश की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, आर डैश क्यूब जो होगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 एंड 2.14 टू द पावर
3। और हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा, आर डैश की वैल्यू क्या होगी, आर डैश की वैल्यू होगी 2 टू द पावर माइनस 1/3। माइनस इसलिए कि क्योंकि 1/2 था, और टू द पावर 1/3 क्योंकि हमने क्यूब रूट लिया है, और 0.14 हो जाएगा क्यूब रूट के बाद। सिंप्लीफाई करेंगे 11.1 सेंटीमीटर होगा ये डिस्टेंस। दैट इज द आर डैश, दैट इज द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट वेयर द कंपोनेंट विल बैलेंस। तो इस तरह से दोनों साइड आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे मिलेगा हमारे फिगर के अकॉर्डिंग। तो दोनों जगह 2.14 सेंटीमीटर एक्सियल पोजीशन पे बैलेंस हो रहे थे, अब 11.1 पर हो रहे हैं 180 डिग्री रिवर्स करने के बाद। (5.15) A short bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10 to the power minus 2 joule by Tesla is placed with its axis perpendicular to Earth's field direction. This is magnet placed perpendicular to, this is north, this is south for the magnet, and this is the Earth field direction B. This is Earth field, this is Earth field lines, and this is Earth field lines. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with the Earth's field on its normal bisector, and on its axis. This is the axis. Here the field like this. This is center point, this is field due to magnet, and this is field due to Earth. और यहां पर 45 डिग्री होगा आपका। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस आर लेते हैं तो क्या होगा, और एक्सेल पोजीशन के अलावा इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें, दिस इज द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, दिस इज ड्यू टू अर्थ, दिस इज ड्यू टू मैग्नेट, दिस इज ड्यू टू अर्थ बी, दिस इज अर्थ फील्ड बी, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, और यहां बी मैग्नेट डैश ऑन द इक्वेटोरियल, दिस इज ऑन द एक्सेल पोजीशन बी एम ड्यू टू मैग्नेट, दिस इज आर डैश एंड दिस इज सपोज आर। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूलास, अगर 45 डिग्री एंगल है तो बी जो है वह बी एम डैश की इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, और यहां भी 45 डिग्री का होगा एंगल रिजल्टेंट का दोनों से। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 0.42 गॉस इज द फील्ड ड्यू टू अर्थ, गिवन दैट इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन द कंपैरेटिव वॉल्ड। मैग्नेट का शॉर्ट बार मैग्नेट लिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, हमारा फॉर्मूला बी एम दैट इज ड्यू टू मैग्नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस 5.25 10 to the power minus 2 that is m upon r cube. This must be equal to the field on r point due to magnet, and this must be equal to field of earth that is 0.42 Gauss, that is 0.42 10 to the power minus 4 टेस्ला। यहां से r क्यूब की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 5, 10.5 into 10 power minus 2, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करने पर r क्यूब होगा, डिनोमिनेटर में 0.42 10 to the power minus 4 होगा। तो r क्यूब की वैल्यू लिखी है बेसिकली हमने यहां पर, करके r क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसे लिखेंगे 25 सिंप्लीफाई करने के बाद में, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है यहां पर, माइनस 4 है यहां पर, सब कुछ मिलकर 10 टू द पावर माइनस 5 होगा। अब हम r डैश क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं इसी तरह से, यदि तो वह क्या होगी, वह इसकी r डैश क्यूब की वैल्यू जो उसमें फैक्टर 2 नहीं होगा, फैक्टर 2 नहीं होगा तो यह होगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ध्यान से देखिए फैक्टर 2 नहीं होगा r डैश के फॉर्मूले में, और यह होगा 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और अगर सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी क्यूब रूट दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज r इज 5 सेंटीमीटर, r इज 5 सेंटीमीटर, और की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इनफैक्ट हमारे पास यहां r जो होगा r डैश
2 टू द पावर 1/3 होगा, दोनों फॉर्मूला को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई करना है आपको, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसे लिख सकते हैं। दिस इज r डैश इज 5 सेंटीमीटर, नॉट r, एंड r इज 6.3 सेंटीमीटर। दिस इज ड्यू टू एक्सेल पोजिशन एंड इट कैन बी सिंप्लीफाइड विद दिस ऑल। 2 फैक्टर नहीं होगा तो आप r डैश की वैल्यू भी आसानी से लिख सकते हैं डायरेक्टली। Answer the following questions. Why does a paramagnetic sample display greater magnetization for the same magnetizing field when cooled? जब cooled तो थर्मल मोशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्मल मोशन रिड्यूस होता है तो डायपोल्स इजीली अलाइन हो जाएंगे। जैसे कि क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, अगर आप उनको अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लाइन में नहीं ला पा रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ डायपोल, स्मॉल डायपोल्स इन अ पैरामैग्नेटिक सैंपल। लेकिन जब सब कुछ कूल रहता है दे कैन बी इजीली अलाइन, तो उनकी रैंडम मोशन जो है वह थोड़ा सा कम हो जाती है। जैसे जैसे कूल करेंगे कम होती चली जाएगी, दैट इज द केस। Why is diamagnetism in contrast almost independent of temperature? Diamagnetism का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके अपोज में डायपोल्स अपोजिट डायरेक्शन, और यह थर्मल मोशन या उसके किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायमैग्नेटिज्म में सभी के सभी डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। थोड़े बहुत डायपोल ही अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, बहुत कम अलाइन होते हैं, लेकिन होते हैं, और वह एक रिपल्शन क्रिएट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से। दैट इज द डायमैग्नेटिज्म। इफ ए टोरॉइड यूजेस बिस्मथ फॉर इट्स कोर, विल द फील्ड इन द कोर बी स्लाइटली ग्रेटर और स्लाइटली लेस देन व्हेन द कोर इज एम्प्टी? बिस्मथ जो है वह डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए स्लाइटली लेस होगा। सिंस बिस्मथ इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। आगे देखते हैं, इज द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड? इफ नॉट, इज इट मोर फॉर लोअर और हायर फील्ड? यदि हम फील्ड लाइंस बनाते हैं, यहां पर हम मैग्नेटाइजिंग कर्व बनाते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग कर्व जो होता है देखिए किस तरह का होता है। दिस इज बेसिकली BH कर्व। तो आप देख सकते हैं जब फील्ड कम है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू कम है, मैग्नेटाइजेशन फास्ट हो रहा है। एक पॉइंट पर जाने के बाद, एक लेवल पर जाने के बाद वो सैचुरेशन हो जाता है। दैट मीन्स इट इज नॉट independent of field, not independent, it is not independent of field, not independent of the field, basically it depends upon the field। और हम देख सकते हैं for lower field it is greater, B/H is mu। तो हम देख सकते हैं स्लोप जो है वह यह स्लोप है। तो लेस फील्ड के लिए, कम फील्ड्स के लिए तेजी से बढ़ता है बी, इंडक्शन तेजी से ज्यादा होता है, और हायर फील्ड्स पर सैचुरेशन हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन का सैचुरेशन हो जाता है। दैट मीन्स मोर फॉर लोअर और मोर फॉर लोअर, दैट इज द आंसर। मोर फॉर लोअर फील्ड, दैट इज द आंसर। Magnetic field lines are always nearly normal to the surface of a ferromagnet at every point. This fact is analogous to the static electric field lines being normal to surface of a conductor at every point. Why? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में हमने देखा था, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, फील्ड लाइंस हमेशा उससे परपेंडिकुलर। But this is not exactly true for
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, नियरली नॉर्मल होती है, परफेक्टली नॉर्मल नहीं होती है, और इसे बाउंड्री कंडीशन से प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, आपकी थ्योरी में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है फिर मुझे ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन काफी चीजों की जानकारी आपको इससे मिलेगी, इससे समझने से। आइए आगे देखते हैं। वुड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सैंपल बी द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेट? आई कैन से यस फॉर समथिंग। अगर आप यह देखें कि एक मटेरियल में अगर डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं, सभी डायपोल्स पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन सभी डायपोल्स करने में आपको बहुत बड़ी मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए, वेरी हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए आपको, जो कि बहुत ज़्यादा होगी। प्रैक्टिकली इतनी बड़ी फील्ड हमारे पास नहीं होती है। तो मैग्नेटाइजेशन उस लेवल का अचीव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक बात में यहां पर मुझे थोड़ा सा वो है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम हमने सब पढ़े हैं, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर। इसलिए सभी मटेरियल उतने लेवल तक अचीव नहीं कर सकते। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ पर एटम, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक में कम वाले भी होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक अगर नॉर्मल रेंज में रहे और पैरामैग्नेटिक ज़्यादा बड़ी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करें, तो उस लेवल का मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। दिस इज पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकल। तो आइए आगे देखते हैं हम। Answer the following questions. Explain qualitatively on the basis of domain picture the irreversibility in the magnetization curve of a ferromagnet. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो इरिवर्सिबल होता है। क्यों होता है? डोमेन पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कैसा होगा ये। अगर आपने उसे मैग्नेटाइज कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन के केस में ऐसा होगा, दिस इज बी एंड दिस इज एच। लेकिन जब आप उसे रिवर्स करते हैं तो वह यहां से यहां तक नहीं आता, फिर से मैग्नेटाइजेशन होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैग्नेट के अंदर सिंगल डायपोल नहीं होता, वहां डायपोल्स के ग्रुप होते हैं, और उन ग्रुप्स को डोमेन कहा जाता है। और एक डोमेन में सभी डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो सभी एक साथ वापस रिवर्स नहीं हो पाते। अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिवर्स भी कर दिया, जीरो कर दिया, तो भी डोमेन एक डायरेक्शन में बने रहते हैं। इसका मतलब आपने एच को रिड्यूस करते करते जीरो कर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड जीरो तो हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि डोमेन अभी भी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहेंगे, और उनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, जो कि इनिशियली एच की डायरेक्शन में है। फिर आप एच को निगेटिव करते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना चालू होगा। एच की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो मटेरियल फुली इस पॉइंट पर आकर फुली डीमैग्नेटाइज होगा। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज देयर आर डोमेन्स एंड डोमेन्स कैनॉट बी realigned, or domain cannot be disturbed just like single dipoles are disturbed when H is removed. अगर H रिमूव करेंगे तो सिंगल डायपोल्स, तो मैग्नेटिक जो डायपोल्स हैं वह थर्मल इफेक्ट के कारण एक दूसरे से डी अलाइन हो जाएंगे, और रैंडम मोशन के कारण उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डोमेन्स में सबका डायरेक्शन एक ही होता है, उनका डायपोल मूवमेंट बना रहता है और वो रेसिडुअल रहता है। अगर आपने एच हटा भी लिया, जीरो कर दिया, तो भी वो रहेगा। सो दिस कैनॉट बी रिवर्स्ड। वंस यू रीच हियर यू कैनॉट गो ऑन दिस पाथ। आप इससे फिर यहां आ सकते हैं, फिर आप मैग्नेटाइज करेंगे, लेकिन फिर यहां आएंगे, फिर आप यहां से यहां जाएंगे। तो आप कभी भी
इस पॉइंट पर नहीं आ सकते फॉर द सेम मटेरियल. द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ अ सॉफ्ट आयरन पीस हैज मच स्मॉलर एरिया देन दैट ऑफ ए कार्बन स्टील पीस. सॉफ्ट आयरन पीस का हिस्टेरेसिस लूप एरिया कम होता है. इफ द मटेरियल इज टू गो थ्रू द रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन which piece will dissipate greater heat energy. Carbon steel will dissipate greater energy because area of BH curve is equal to energy density loss, जो लॉस हो रहा है पर साइकिल, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, दैट इज द एरिया ऑफ द BH कर्व. BH कर्व का एरिया कार्बन स्टील की केस में ज्यादा है तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी ग्रेटर होगी, ग्रेटर लॉस होगी कार्बन स्टील की केस में. A system displaying a hysteresis loop such as ferromagnet is a device for storing memory. Explain the meaning of this statement. Is a device for storing memory. Explain the meaning of this statement. A system displaying hysteresis loop such as ferromagnet, इस तरह से hysteresis loop होते हैं. क्या is a device for storing memory. हर मटेरियल का, हर पीस का एक स्पेसिफिक hysteresis loop होता है. BH में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है. वहां एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी रहेगा अगर आपने एच हटा लिया तो. और जितने साइकिल्स के बाद में आप देखेंगे, हर साइकिल के बाद आपको नया यह लूप मिलेगा. लूप का साइज शेप थोड़ा सा चेंज होता जाएगा. तो यह एक लिमिटिंग केस में एक पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेगा. मतलब उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए BH कर्व एक प्रकार से अब उस शेप को ही वो हमेशा गेन करेगा. इट कैन बी यूज एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी. H के कंपैरिजन में आप B की वैल्यू फिर से फाइंड कर सकते हैं. और H अगर आपने अप्लाई किया तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ B यू विल get there. That means it is a device which has a memory. For what H you have to produce what B. लेकिन इस तरह की डिवाइसेस इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है. अब तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है, बहुत ही एडवांस है. आप खुद जानते हैं कि जो एक छोटी सी चिप होता है उसमें 1 MB होता है, 1 GB होता है. 1 MB तो बहुत पुरानी हो गया. दिस इज 1 GB मेमोरी चिप. इवन 2 GB मेमोरी चिप भी मैंने इतना छोटा देखा है. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत एडवांस है मैग्नेटिक डिवाइसेस के मुकाबले. और 2 GB इतना बड़ा होता है. मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले हमारे पास कंप्यूटर था 550 MB का, जिसका हार्ड डिस्क था 550 MB. और आज 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, उससे कितने गुना अधिक, कितने ज़्यादा अधिक बड़ी बड़ी डिवाइसेस आ गई अब तो आगे देखते हैं. What kind of ferromagnetic material is used for coating magnetic tapes in the cassette player? जो कैसेट प्लेयर होता है उसमें जो टेप होता है उसमें हम बहुत तरह के मटेरियल देखते हैं. टाइटेनियम भी देखते हैं, बेरियम आयरन ऑक्साइड भी देखते हैं, और ये सब फेराइड्स कहलाते हैं. दीज आर कॉल्ड फेराइड. दीज आर कॉल्ड फेराइड्स. तो आगे देखते हैं. A certain region of space is to be shielded from magnetic field. Suggest a method. इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डिंग आपने देखी थी कैसे होती है. अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा है, किसी इंस्ट्रूमेंट को आपको शील्ड करना है या किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचने से रोकना है तो उसे एक मेटलिक कवर से कवर कर देते हैं. किसी भी शेप का हो चलेगा. ऐसा कब होता है? जब फ्लक्स लाइंस आती है यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाते हैं. दिस इज मेटल. दीज आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस. दीज आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस. और उसके अगेंस्ट यहां पर फिर से फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो जाती है पॉजिटिव चार्ज के कारण. अंदर एक भी फ्लक्स लाइन नहीं पहुंच पाती है. एक भी फ्लक्स लाइन कभी भी अंदर नहीं पहुंच सकती मेटल के अंदर, क्योंकि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन जहां तक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तो कंटिन्यूस लाइंस होती है. वह यहां एब्जॉर्ब हो जाए और फिर यहां से निकल जाए, इस तरह का कोई केस पॉसिबल नहीं है. उन्हें इस तरह से घूम के अंदर जाना पड़ेगा. अगर आपने यहां देखा तो वह यूं घूम के जाएगी, किसी न किसी रास्ते से घूम के जाएगी. बेटर इसको गोल बना दिया जाए. अगर इसको गोल बना देते हैं कुछ इस तरह से और अंदर शील्डिंग करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इजीली इस पाथ को अटेन कर लेगी और इजीली निकल जाएगी. कम उनकी जो फ्लक्स लाइन से वो अंदर पहुंच पाएंगी.
बहुत ही कम अंदर पहुंच पाएंगी, पहुंचेंगी जरूर। 100% शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, लेकिन बहुत ही अच्छी शील्डिंग इज पॉसिबल। 99.99% इज पॉसिबल, इवन मोर देन दैट कैन बी पॉसिबल, but it is not possible to block 100% magnetic flux lines. It depends what is the strength of magnetic field lines also, and what is the type of field lines. तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, फील्ड लाइंस हमेशा अट्रैक्ट होगी मेटल से, मेटल के अंदर जाएंगी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करेंगे हम यहाँ पर, जो फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा, और फील्ड लाइंस उसके अंदर होकर चली जाएगी, अंदर मटेरियल तक नहीं पहुंच पाएगी, अंदर के जोन में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर पहुंचेंगी। आप पूरी तरह से उसे शील्ड नहीं कर सकते, यह मैं समझाना चाहता हूं। और इजी पाथ दे दिया जाए, इफ यू प्रोड्यूस इजी पाथ, अगर आप उसको इजी रास्ता दें कि वो टर्न होके यूं घूम के चली जाए, आप देखिए यहाँ पे टर्न होने में बड़ी मुश्किल होगी उसे। अगर सर्कुलर पाथ बना दिया जाए तो इजीली टर्न हो जाएगी, इवन और कोई अच्छा शेप भी पॉसिबल है। तो ये सब रिसर्च का मैटर है। तो आइए आगे देखते हैं हम। A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in direction 10 degrees south of west. This is east, this is west, this is north basically, and this is south. South of west मतलब वेस्ट के साउथ में, यहां पर। और आगे हम देखेंगे वेस्ट टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री, इस डायरेक्शन में करंट है। एंड दिस करंट इज बेसिकली 2.5 एम्पियर। दिस इज 10 डिग्री ऑब्वियसली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, it is in horizontal plane and current is 2.5 ampere. The magnetic meridian of the place happens to be 10 degree west of geographic meridian of the earth's magnetic field. Geographic meridian देखिए आप, यहां होगा, और उससे 10 डिग्री यहां पर आपका होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब वायर मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, दैट इज वेरी क्लियर। Wire is perpendicular to magnetic meridian. This is magnetic meridian, and this is the current, that is 2.5 ampere flowing perpendicular to the field. The Earth's magnetic field at the location is 0.33 Gauss, and the angle of dp is 0. That means field is only horizontal. Deep angle is 0. That means field horizontal. There is no vertical component. So this is the direction of field in the horizontal plane. Locate the line of neutral points. Ignore the thickness of the cable. At neutral points, magnetic field due to a current carrying cable is equal to opposite the horizontal component of Earth's magnetic field. हमें क्या करना होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को और वायर के मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट करना है न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए। दिस इज, अगर हम यहां से देखते हैं, हमारी आई अगर यहां प्लेस करें तो हमें वायर एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, और इस वायर में करंट आपसे अवे जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है करंट। और यदि आप इस राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस देखें तो ये फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट इनटू द प्लेन है। और इस तरह से यहां पर फील्ड आप देखिए, यहां पर आप देखिए, दिस इज फील्ड ड्यू टू वायर, दिस इज फील्ड ड्यू टू वायर, इससे, और यह फील्ड है आपका अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड बी, एंड दिस इज बी ड्यू टू वायर, बेसिकली दिस इज बी ड्यू टू वायर, एंड दिस इज बी ड्यू टू वायर, एंड दिस इज बी ड्यू टू अर्थ। यहां पर दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यहां दोनों बैलेंस होंगे, और यह रेडियस हो गया इस सर्कुलर पाथ का, एक प्रकार से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई जहां पर नल पॉइंट है। तो बी वायर जो होगा 10⁻⁻7 ट्वाइस आई अपॉन डी, इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज ट्वाइस आई बाय आर। हियर इट इज 0.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, दैट इज 0.33 गॉस। अर्थ की फील्ड को इक्वेट कर दिया हमने वायर की फील्ड से। यहां आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 2.5 हो जाएगा 5/r। सिंप्लीफाई करें तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1.5 और सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा
1.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अबोव द वायर होगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं अबोव द वायर कैंसिल हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, और बिलो द वायर तो वो एक दूसरे से एड अप हो रहा है। अबोव द वायर आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर्स बी और बी डब्ल्यू, और यहां बिलो द वायर एड अप हो रहा है। 5.19 A telephone cable at a place has 4 long straight horizontal wires carrying a current of 1 ampere in the same direction east to west. This is east, this is west, this is horizontal wire, and this is the direction of current, that is 4.0 ampere, because there are 4 wires, each wire having a current of 1 ampere in same direction. The Earth's magnetic field at the place is 0.39 Gauss and the angle of dip is 35. अर्थ के फील्ड के कंपोनेंट हमें निकालते हुए आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा BH जो होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0.39 इंटू cos 35 डिग्री होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वह होगा 0.39 इंटू साइन 35 डिग्री। दीज आर द कंपोनेंट्स बिकॉज द डीप इज 35 डिग्री। दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज total magnetic field at the place, this is vertical component BV, and this is deep angle, that is theta, and theta is here 35 degree given in the question. तो B 0.39 है। The magnetic declination is nearly 0. Declination is 0, that means north south direction में आपका magnetic meridian होगा। This is the direction of horizontal field B. B will lie in this plane, basically a plane passing magnetic meridian. What are the resultant magnetic field at the point 4 centimeter below the cable? 4 centimeter below the cable, केबल के करंट फील्ड कितना होगा यह देखेंगे हम, और वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा होगा। केबल के लिए अगर आप सामने से देखें तो करंट आपको आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि करंट वेस्ट जा रहा है, आपकी आई वेस्ट के पास है, तो फ्लक्स लाइंस होगी लेफ्ट हैंड थंब राइट हैंड थंब रूल से आप देखेंगे फ्लक्स लाइंस एंटी क्लॉक होगी, तो फील्ड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगी हर एक पॉइंट पर आप देखें। दिस इज बी ड्यू टू वायर, और 4 सेंटीमीटर बिलो अगर आप इस पॉइंट को 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेते हैं तो वायर के करंट फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और अर्थ के करंट फील्ड किधर होगा, दिस इज बी वायर, और अर्थ के करंट आप देखिए यहां से आप देखिए तो अर्थ की करंट फील्ड होगी साउथ टू नॉर्थ। अर्थ का डायपोल में होता है, अर्थ की करंट फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है, तो आप देख सकते हैं यहां पर बिलो द वायर जो होगा वो BH इस डायरेक्शन में होगा, B वर्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, और यह आपका रिजल्टेंट फील्ड है जिसे हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना होगा और रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना होगा। तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वह होगा B हॉरिजॉन्टल, जिस इज BH माइनस BW। BV तो एज इट इज होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है वायर के कारण, तो BV एज इट इज होगा, तो BV तो एज इट इज होगा, हमें BV लिखना है 0.39 साइन 35 डिग्री एज इट इज, और BH को अगर हम कैलकुलेट करें तो BH क्या होगा, आप देखिए BH होगा 0.39 cos 35 माइनस BW की वैल्यू आपको फाइंड करते हुए आना चाहिए। दिस इज ड्यू टू वायर, दैट इज BW म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज 10 पावर माइनस 7 ट्वाइस इंटू आई, दैट इज करंट 4 into 1 upon D distance is 4 centimeter, that is 0.04 meter. So BW is 2 into 10 to the power minus 5 होगा, that is 0.2 Gauss, that is 0.2 Gauss में कन्वर्ट कर रहा है हमने इसको, तो माइनस 0.2, तो यह वैल्यू क्या होगी सॉल्व करने के बाद आप देखिए 0.2 it will be 0.12 Gauss basically, वैल्यू ऑलरेडी 0.22 Gauss है, तो
तो बी एच और बी वी की वैल्यू आपको मिल गई है, आपको रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हुए आना चाहिए, रिजल्टेंट वैल्यू आपको निकालते हुए आना चाहिए। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज बी एच हॉरिजॉन्टल, बी वी, दिस इज रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट के लिए एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स थीटा होगा tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, दैट इज बी एच न्यू वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट द पॉइंट बिलो द वायर। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 62 डिग्री मिलेगा। और यह सब कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए आना चाहिए, क्योंकि डाटा अच्छी एग्जाम में ऐसा होता है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बी एच यहां इस डायरेक्शन में होगा, बी बी उसी डायरेक्शन में होगा, बी डब्ल्यू बी। A compass needle free to turn in a horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 turns and radius 12 centimeter. Coil of turns 30 and radius 12 centimeter. That is 0.12 meter. The coil is in a vertical plane making 45 degree with the magnetic meridian. North, south, east, वेस्ट। मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री बना रहा है यह प्लेन, और उस वर्टिकल प्लेन में है यह कॉइल, वर्टिकल प्लेन में है। तो अब हम देखेंगे किधर से 45 डिग्री बनाना है, इट इज नॉट गिवन। तो हम देखते हैं, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज 0.35 एम्पियर, द निडल 0.35 इज द करंट, द निडल पॉइंट्स वेस्ट टू ईस्ट, निडल पॉइंट्स वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट जो है वह वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। तो निडल का आप ओरिएंटेशन देखिए, नॉर्थ जो होगा ईस्ट तरफ होगा, वेस्ट में होगा साउथ, दैट मीन पॉइंटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह नॉर्थ की डायरेक्शन में है, दैट इज बी। अब आप देखिए प्लेन कहां होगा, दिस इज बी एच बेसिकली। अब कॉइल का प्लेन किस प्लेन में होगा, कॉइल किस प्लेन में होगा, आप ये देखिए, इससे 45 डिग्री जो एंगल बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपका पॉइंट हो रही है तो इसका मतलब एक फील्ड है जो ईस्ट साउथ डायरेक्शन में है। ईस्ट साउथ डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज वेस्ट साउथ डायरेक्शन, और इस प्लेन में होगी आपके कॉइल, दिस इज कॉइल, और दिस इज 45 डिग्री दैट। और इस कॉइल के कारण जो फील्ड है वह आप देखिए किधर होगी, इस कॉइल के कारण फील्ड उसके एक्सिस पर होगी, 45 डिग्री से बनाने वाली कॉइल उसके एक्सिस पर होगी, और यह एक्सिस होगा यहां पर, दिस इज बी ड्यू टू कॉइल। इन दोनों का रिजल्टेंट बीसी और बीएच का रिजल्टेंट है एन की डायरेक्शन, बीसी और बीएच का जो रिजल्टेंट है वह एन की डायरेक्शन है। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, दिस इज बी एच एंड दिस इज बी सी, और रिजल्टेंट जो है वो यहां पर होगा 45 डिग्री पर बीसी से, यह रिजल्टेंट है। अब बीसी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं हम। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन। अब एक्चुअली हमको बी एच फाइंड करना है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। बीसी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग द आर, एक कंपोनेंट अलोंग द बी एच। तो बीसी कंपोनेंट हो जाएगा बीसी साइन 45, यह कंपोनेंट होगा। बीसी के दो कंपोनेंट हो गए। अब आप भूल जाइए कि बीसी क्या है, दिस इज बीसी बाय रूट 2, दिस इज बीसी बाय रूट 2। अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसका मतलब यह और यह बैलेंस हो जाएंगे, और रिमेनिंग इज द रिजल्टेंट। इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर है, और यह बैलेंस नहीं होगा, यह और यह बैलेंस हो जाएंगे, और इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यह ओनली द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट अगर यह है तो यह वैल्यू बीसी बाय रूट 2 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बी एच की वैल्यू से मतलब है। बी एच की वैल्यू बीसी बाय रूट 2 के इक्वल होगी, और यह होगा बीसी बाय रूट 2। और बीसी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है यहां से, बीसी की वैल्यू देख सकते हैं आप, बीसी की वैल्यू क्या होगी, बीसी बाय रूट 2, और यहां बीसी जो होगा उसकी वैल्यू देखिए
10 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स आई बाय आर, 10 to the power minus 7 into 2 pi number of turns 30 I current that is 0.35 ampere divided by radius that is 0.12 और रूट 2 भी लेना है हमें यहाँ पर, रूट 2 भी लेना है और रेडियस इज 0.12 मीटर. सॉल्विंग दिस BH will be 0.39 गॉस. BH की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.39 गॉस. सिंप्लीफाई करने के बाद इस पूरे को अब हम देखते हैं पार्ट बी. द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड एंड द कॉइल इज रोटेटेड vertical axis by an angle of 90 degree and the anti-clockwise sense looking from the above. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कॉइल को घुमाना है आपको और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स करना है. तो क्या होगा, दो बात होंगी. आपने 90 डिग्री से घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज और तो आपकी फील्ड जो है वह 90 डिग्री से घूम जाएगी और 180 डिग्री से आपका फील्ड पहले ही घूम चुकी है क्योंकि आपने उसको करंट को रिवर्स कर दिया. तो दिस इज द करंट ड्यू टू रिवर्स ऑफ करंट एंड आफ्टर दैट field will again move, field vector will again move by 90 degree, that will be southwest now. तो अब होगा साउथ वेस्ट में. अब वर्टिकल हमारा BH है और साउथ वेस्ट में हमारा BC है. रिजल्ट वेस्ट के डायरेक्शन में होगा. प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, हमें वही प्रिडिक्ट करना था. डायरेक्शन ऑफ द नीडल अब जो होगी वो वेस्ट में होगी. predict the direction of needle that is west obviously और यह आपका फाइनल फील्ड हो जाएगा BC 90 डिग्री पर घूमने के बाद. टेक द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन द पॉइंट टू बी 0. डिक्लिनेशन हमने 0 लिया है, यह हम पहले ही पढ़ना चाहिए था. डिक्लिनेशन 0 लिया है मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम पहले एज्यूम करके चल रहे थे. तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, डायरेक्शन अच्छे से आना चाहिए आपको वेक्टर की देखते हुए. .21 A magnetic dipole is under the influence of two magnetic fields. Two magnetic fields are there. The angle between the field 60 degree. Field बनाते हैं हम. This is suppose field number 1 B1. This is another field that is B2. Angle between them is 60 and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10 to the power minus 2 Tesla. This is 1.2 suppose into 10 power minus 2 Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, जिसका मैग्नीट्यूड 1.2 है उससे 15 डिग्री एंगल बना रहा है डायपोल आपका, और स्टेबल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में होगा, उनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होगा. तो जो रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में आपका होगा डायपोल. डायपोल एक मैग्नेटिक नीडल है जो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में है और वह रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 degree. This is the direction of needle basically. Needle in the direction of resultant और making an angle 15 degree with this field. That means field number 2 से वह जिसका magnitude given है 15 degree एंगल बना रहा है. That is simple. What is the magnitude of other field? B1 की वैल्यू क्या होगी? हमने वेक्टर्स पढ़ा है और वहां पर हम वेक्टर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. टोटल एंगल जो है वह 60 डिग्री गिवन है बिटवीन B1 एंड B2. तो यह एंगल हो जाएगा 45 और B1 से एंगल अगर 45 है तो दोनों एंगल मिला के हो जाएंगे 60. तो tan 45 क्या होगा? tan 45 होगा B2 sin 60 that is B2 sin theta upon B1 plus B2 cos theta that is B1 plus B2 cos 60. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम. tan 45 हो जाएगा 1.2 10 to the power minus 2
साइन 60 रूट 3 बाय 2 डिवाइड बाय b1, फाइंड करना है b1, b2 is the magnitude, b1 is the magnitude, b2 cos 60 that is 1.2 10 to the power minus 2 cos 60 1 by 2। सॉल्व करते हैं इससे हम, तो b1 की वैल्यू क्या होगी, 1.2 10 to the power minus 2 taken common, this is root 3 by 2 minus 1 by 2, that is root 3 minus 1 by 2 is equal to, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिलेगी 0.44 इंटू 10 to the power minus 2 टेस्ला। तो यह क्वेश्चन वेक्टर्स का है जहां तक मुझे लगता है, एंड दिस इज द पॉइंट देयर की निडल जो होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगी, दैट इज द पॉइंट। A monoenergetic 18 kilo electron volt electron beam initially at the horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.04 Gauss, normal to initial direction. This is the direction of electron and this is the direction of magnetic field, which is horizontal also, and this is the direction of electrons and this is the flux lines. Estimate the up or down deflection of the beam over a distance of 30 centimeter. Mass is given 9.11 10 to the power minus 31 kg. Note that data in this exercise are so chosen that answer will give you an idea of effect of Earth's magnetic field on the motion of electron beam from the electron gun to the screen in a TV set. TV set में होता है 30 सेंटीमीटर। आज के लिए टीवी तो बंद होते जा रहे हैं, LCD आ गए हैं। यह सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो यहाँ जो मोशन होगी वो रेडियल होगी, एक रेडियस बनाएगा, सर्कुलर मोशन होगी जिसकी रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, और रेडियस का जो टर्न है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से रेडियस बनाएगा, तो वह रेडियस जो होगा कैलकुलेट करना है mv by qb, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, एंड mv को हम ट्वाइस me काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला है हमारा मोमेंटम का, और इसी तरह से ट्वाइस मास इज 9.11 10 to the power minus 31, kinetic energy is 18 kilo electron volt, that is electronic charge 10 to the power minus 19 1.6 and 18,000 volt। यह आपका kinetic energy होगा डिवाइड बाय, this is total, this is mass, this is 2 and divided by charge 1.6 10 to the power minus 19 b, that is 0.04 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, गॉस से कन्वर्ट किया टेस्ला में। सॉल्विंग दिस इज द चार्ज, दिस इज द मास गिवन इन द क्वेश्चन। सॉल्विंग दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। एनसीईआरटी में आपका आंसर 11.3 दिया है, जबकि इसको सॉल्व करने पर आर की वैल्यू मिलता है 113 मीटर, दैट इज डिफरेंट। So this is true value, basically 113 is the right answer, you can calculate this। अगर हम एक सर्कल देखें, यदि हम सर्कल देखें यहां पर एक, तो इस सर्कल में यहां से यहां तक सपोज टर्न करता है इलेक्ट्रॉन, और यह रेडियस है, यह 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहां से स्टार्ट करता है 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, यहां से स्टार्ट करता है और 30 सेंटीमीटर इधर चलता है, लेकिन वह टर्न होकर यहां पहुंच जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और यह भी रेडियस है, दिस इज थीटा एंगल। यहां अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एस आर इज द रेडियस, दिस इज 0.3 अपॉन 113, 0.3 अपॉन 113 रेडियस, दिस इज साइन थीटा। Theta is small, so we can take sin theta is theta itself। यह टर्न हम फाइंड करना चाहते हैं यदि, तो यह 30 सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली आपका, और यह आर होगा ऑब्वियसली। यह टर्न फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक सर्कल के पार्ट पे चलना है एक प्रकार से, और यहां आपका स्क्रीन है। अब हमें शिफ्ट भी कैलकुलेट करना है। It gives that theta is nearly 0.3 upon 113 because it is in radian. This is in radian.
not in degree. When theta is small, theta is in radian and it is in sin theta is theta. तो अब हमें शिफ्ट पता करना है. दिस इज द शिफ्ट, दिस इज द डिफ्लेक्शन, दिस इज r माइनस दिस इज r cos theta. So this is r cos theta, this is r, this will be d, that is r minus r cos theta, that is r minus r cos theta, that is r into 1 minus cos theta, this is d. r के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos theta के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. विदाउट कैलकुलेटर सब कुछ पॉसिबल नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर ये सब कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. और यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.44 मिलीमीटर. दिस इज द ट्रू आंसर बेसिकली, जबकि एनसीईआरटी में 4 मिलीमीटर गिवन है जो कि गलत है. 0.4 मिलीमीटर इज द राइट आंसर. 5.23. A sample of paramagnetic salt contains 2.0 into 10 to the power 24 atomic dipoles. Each of dipole moment 1.5 into 10 to the power minus 23 joule by Tesla. छोटे छोटे डायपोल है, डायपोल मोमेंट गिवन है. The sample is placed under a homogeneous magnetic field of 0.64 Tesla and cooled to a temperature of 4.2 Kelvin. The degree of magnetic saturation achieved is equal to 15%. मतलब 15% डायपोल अलाइन हो जाएंगे इतने डायपोल्स का. Not all the dipoles will align. Not all the dipoles will align. केवल 15% अलाइन होंगे. पैरामैग्नेटिक मटेरियल में सब कुछ अलाइन हो जाएगा तो वो फेरोमैग्नेटिक से भी ज्यादा हो जाएगा. What is the total dipole moment of sample for magnetic field of 0.98 Tesla and temperature of 2.8 Kelvin? Assume Curie's law. Curie's law का फॉर्म क्वेश्चन है बेसिकली यह. और Curie's law के अकॉर्डिंग मैग्नेटाइजेशन के कारण डायपोल मोमेंट जो क्रिएट होता है पूरे मटेरियल का वो होता है नंबर ऑफ डायपोल्स इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ वन डायपोल एंड परसेंटेज सैचुरेशन जो यहां पर है 15/100. तो 0.15 हो जाएगा आपका 15/100. 2.0 इंटू 10 टू द पावर 24 हो जाएगा एटॉमिक नंबर डायपोल्स और 1.5 10 टू द पावर माइनस 23 हो जाएगा एक डायपोल मोमेंट. सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल दैट इज इंड्यूस्ड. पूरा कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 0.15 दैट इज 0.45 पावर हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 4.5 जूल बाय टेस्ला. अब मैग्नेटाइजेशन जो होता है क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल टू फील्ड होता है और इनवर्सली टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. तो m इंटू टी बाय बी इज कॉन्स्टेंट. m इंटू टी बाय बी इज ए कॉन्स्टेंट. तो हम क्या कर सकते हैं अब यह देखिए, टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है और फील्ड इनिशियल और फाइनल फील्ड गिवन है. तो B1 is 0.64 Tesla, B2 is 0.98 Tesla, T1 is 4.2 Kelvin, T2 is 2.8 Kelvin फाइनल टेम्परेचर है. तो M2 जो होगा वो होगा M1 इंटू T1 बाय B1 इंटू B2 अपॉन T2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमें पता है कि MT बाय B इज कांस्टेंट, MT बाय B इज कांस्टेंट, MT बाय B इज कांस्टेंट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो M2 की वैल्यू क्या होगी? M2 विल बी M1 दैट इज 4.5, T1 दैट इज 4.2 डिवाइड बाय 2.8, B2 T1 is initial temperature that is 4.2 Kelvin, B2 is 0.98 and B1 is 0.64. तो 0.98 is B2 डिवाइड बाय B1 that is 0.64. एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन है उसमें 0.98 डिवाइड बाय 0.84 करा है जो गलत है, यहाँ 0.64 आएगा. पूरा सिंप्लीफाई करने पर बड़ी आसानी से आप देखेंगे हमें मिलेगा 1.10 that is 10 जूल बाय टेस्ला. दिस इज M2. और जबकि एनसीईआरटी की बुक में अलग है
वहां 7.9 जूल बाय टेस्ला है, जो कि गलत है क्योंकि उन्होंने 0.64 की जगह 0.84 से डिवाइड कर दिया है, जो कि एक गड़बड़ है। 0.64 इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्यूरी लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। क्यूरी लॉ अगर हमें पता है तो हम अच्छे से कर सकते हैं, और यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्यूरी लॉ पर। M proportional to B by T, that is magnetic dipole induce। तो आगे देखते हैं हम 5.24। A Rowland ring of mean radius 15 centimeter has 3500 turns of wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field B in the core for a magnetizing current of 1.2 ampere? Magnetic field B is mu naught upon 4 pi core, that is mu relative permeability, 2 pi number of turns current divided by radius। इसको रिंग की तरह ले रहे हैं, कॉइल की तरह ले रहे हैं। 10 to the power minus 7 2 pi n I 1.2 into mu r basically 800 divided by radius 0.15 meter। Solving this, we'll get the value of B, that is 14.0 Tesla. This is the magnetic field at the core, that is 4.48 Tesla given in the NCERT book। that is wrong। उन्होंने पाई से डिवाइड नहीं किया है, पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया है, उन्होंने पाई को कैंसिल कर दिया है। अगर पाई कैंसिल कर देंगे तो 4.48 होगा आंसर, अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.0 होगा। मेरे ख्याल से उन्होंने फॉर्मूला स्ट्रेट वायर का I बाय आर होता है, जबकि रिंग के फॉर्मूले में 2 पाई NI बाय आर होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी का आंसर, जो हमारा आंसर है 14.0, सही है। 5.25 The magnetic moment vectors mu s and mu l associated with the intrinsic spin angular momentum s। इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो स्पिन उसके एक्सिस पर एक कंटिन्यूस रोटेशन को कहते हैं, जैसे हरभजन सिंह की बॉल अपने एक्सिस पर रोटेट होती है, और इस स्पिन के कारण उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड टर्न करता है, तो वहां पर उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जिससे हम लिखते हैं mvr, दैट इज एल। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन, this is also electron but rotating its own spinning its own axis, just like Harbhajan Singh's ball। Orbital angular momentum respectively of an electron are predicted by quantum theory। These are predicted by quantum theory। quantum theory के अकॉर्डिंग ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है, दैट इज h/2 pi for this in first orbit of hydrogen atom, and similarly for it is h/4 pi, that is called half spin and verified experimentally to a high accuracy। और एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया गया है दोनों स्पिन को, और म्यू एस और म्यू एल को भी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया है। टू बी गिवन बाय म्यू एस और म्यू एल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, और उनकी वैल्यूज यह होती है, दैट इज ऑल्सो गिवन। विच ऑफ दिस रिलेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्लासिकली। क्लासिकली हमने यह डिराइव किया है थ्योरी में। म्यू एल हमें पता है क्या होता है, म्यू एल होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो होता है करंट इनटू एरिया, और करंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय द टाइम इन विच इट मूव्स इन अ सर्कल डिवाइड बाय टाइम t into area of the electronic orbit, that is pi r square। this is the mu l, while l is angular momentum, that is mvr, it is nh/2 pi। mvr is nh/2 pi, n is the angular principal quantum number। तो यह थ्योरेटिकली भी है, बोहर ने भी डिराइव किया था, और वेव थ्योरी, वेव मैकेनिक्स, जो वेव पार्टिकल वेव थ्योरी है डी ब्रॉगली का, उससे भी ये प्रूफ हो चुका है, वेव मैकेनिक्स से भी प्रूफ हो चुका है, और एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आउटलाइन द डेरिवेशन ऑफ द
क्लासिकल रिजल्ट को मैंने आउटलाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। दिस इज द एल mvr and this is mu l, that is e pi r square by t. This is mass of electron, speed of electron in the orbit and r. तो अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर आपको ये मिलेगा। टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हैं, टाइम पीरियड होता है 2 pi r by v। v आप यहां लेंगे pi r स्क्वायर, ये हो जाएगा mu l e by ट्वाइस m। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। यहां तो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पॉजिटिव लिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट उसके अपोजिट सेंस में माना जाएगा। और करंट की सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम उसका म्यू एल देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास के सेंस में उसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, जबकि करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो यह वेक्टर एल और म्यू एल वेक्टर एक दूसरे के 180 डिग्री होंगे दोनों एक्सेल वेक्टर 80 डिग्री होंगे। तो बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एल दिस mvr, यू कैन फाइंड दिस रिजल्ट वेरी इजीली। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो आइए देखते हैं हम।